Hello friends, today we will discuss about Newton's laws of motion and topic is momentum conservation law। तो देखिए इसके अंदर बेटा जो मैकेनिक्स का जो मेन टॉपिक है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनएलएम, और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। इसके लिए हम सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। अपना टॉपिक है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो बेटा पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बताया था कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, dp बाय dt। एफ एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बताओ, dp बाय dt। ठीक है। और अगर मान लो अगर यहाँ पे मान लो एफ एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो, यानी कि हम बेटा ये बात बोलें कि किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब है ना। इंटरनल फोर्स हो सकता है, ये अपने स्टडी करेंगे अभी बात। मेन बात यहाँ ध्यान रखें कि एक्सटर्नल फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। तो इसके लिए जब एफ एक्सटर्नल जीरो होगा बेटा, तो डीपी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ डीपी बाई डी टी क्या है ये बताओ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या है ये बताओ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम को बेटा पी से लिखते हैं, पी होता है मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू में वी। अब बच्चों डीपी बाई डी क्या हो जाएगा इसमें, जीरो। अगर ये डीपी बाई डी जीरो हो जाएगा तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डीपी जीरो हो गया, है ना, टी इधर चला जाएगा, डीपी जीरो हो गया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, यानी किसी बॉडी के लिए मास और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के लिए पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ये आप बेटा याद रखिए। हमने ये बोला आपको कि किसी सिस्टम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, समझ गए बेटा, किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो इसका मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कंजर्व रहता है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है कंजर्व रहना। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ बन गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो देन मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ए सिस्टम विल बी जीरो, किसी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता है, यहाँ सिस्टम वर्ड लगाइएगा, ठीक है, किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता है तो इसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसे अपने बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो इसकी कंडीशन क्या थी, एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होना। अब अपने बेटा एग्जाम्पल इसके स्टडी करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल होता है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का, रिलीज ऑफ बुलेट फ्रॉम गन। ठीक है, गन से बुलेट का चलना, ये आपको सिखाते हैं। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि एक फंडामेंटल लॉ है बेटा, इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। फंडामेंटल लॉ वो होते हैं जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, तो ये एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, फंडामेंटल लॉ और कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अपने टॉपिक पढ़ते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो ये याद रख लीजिए कि ये दुनिया का एक फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ कौन से होते हैं बेटा, जिनका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है, जिनका कोई एक्सेप्शन आज तक नहीं बना है। ये होते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ और वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये अपने धीरे धीरे, चार्ज कंजर्वेशन लॉ मैंने आपको स्टडी कराया था ना बेटा इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और वर्क एनर्जी थ्योरम ये अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो ये 4 लॉ होते हैं। ठीक है, कौन से, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन और वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो ये बेटा 4 जो होते हैं फंडामेंटल, लेकिन इन चारों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। फिलहाल हम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के वो एग्जांपल बताते हैं जो नीट के सिलेबस के अंदर है। एक है गन बुलेट सिस्टम, और एक है रॉकेट सिस्टम, और एक है बॉम्ब एक्सप्लोजन का प्रोसेस। ये 3 अपने सिलेबस में है नीट के, तो तीनों को अपने 1 बाई 1 पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या शॉर्ट नोट्स अपने इनके स्टडी करते हैं। देखो बेटा, जब क्या होता है कि बुलेट चलती है गन से, देखो ये मान लो आपके पास गन है, ठीक है, अब इससे क्या होती है, बुलेट चलती है। तो आपको बेटा पता है कि जो बुलेट चलती है, बुलेट आगे जाती है तो गन चलाने वाले को पीछे झटका लगता है, गन चलाने वाले को क्या होता है, पीछे झटके का फीलिंग आता है बेटा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है, इसका कारण होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। क्योंकि यहाँ पे बेटा जो गन से बुलेट चली तो गन के अंदर ही लगा ना फोर्स, अंदर से फोर्स लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया। गन और बुलेट एक सिस्टम हो गया,
ठीक है। इसका इंटरनल फोर्स जो है, इसका स्ट्राइकर जो है वो अंदर से अपने उसके अंदर इंटरनल फोर्स जो है वो हमने लगाया है इसके ऊपर, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या है इसके ऊपर, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। अगर बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल हो गया। ओके, अब P इनिशियल तो जीरो था, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में है ये सिस्टम। ठीक है, अब हुआ क्या, P इनिशियल बराबर P फाइनल, तो P इनिशियल जीरो है, तो फाइनल क्या होगा बताओ, P बुलेट प्लस P गन। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे, हम ये वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि मोमेंटम बेटा कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे P गन, गन का जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस P बुलेट की हो जाएगा। ठीक है, और मान लो गन की वेलोसिटी कैपिटल एम वी है, तो माइनस बुलेट के लिए क्या है, स्मॉल एम वी, क्योंकि बुलेट छोटी होती है तो स्मॉल एम और स्मॉल वी, और गन बड़ी है तो कैपिटल एम और कैपिटल वी, तो कैपिटल वी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ माइनस एम वी बाई एम हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने यहाँ पर यूज भी करेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पर थ्योरेटिकली ये कह सकते हैं क्या, कि अगर बुलेट बेटा आगे जाती है एम वी से, तो गन क्या होगी, पीछे की ओर जाएगी कैपिटल एम वी से। नेगेटिव साइन ये बताता है कि गन की वेलोसिटी क्या होगी, बैक साइड में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप सब समझ गए हैं इस बात को अच्छे से, कि हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। शॉर्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनिशियल बराबर फाइनल हो गया। इनिशियल क्या था बताओ, जीरो था, इनिशियल क्या था बताओ, जीरो था, तो फाइनल क्या हो गया, P बुलेट प्लस P गन हो गया। ठीक है, तो P गन क्या हो जाएगा, माइनस P बुलेट, एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, तो V हो जाएगा माइनस एम वी बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बात किसकी, बुलेट सिस्टम की। अब बेटा हम बात करते हैं एक रॉकेट सिस्टम की। तो रॉकेट में भी तो बेटा यही होता है। देखो रॉकेट, आपको पता है कि रॉकेट कैसे चलता है, कि रॉकेट में पीछे की ओर फ्यूल जो बर्न होता है, तो पीछे की ओर गैस निकलती है। ठीक है, गैस एग्जॉस्ट कराते हैं पीछे से, तेजी से गैस बर्न होती है, फ्यूल बर्न होता है, तो इसका जो मोमेंटम होता है ना बेटा, स्मॉल एम वी पीछे की ओर, तो रॉकेट का मोमेंटम आगे की ओर होता है, कैपिटल एम वी, यानी जिस मोमेंटम से पीछे गैस निकलती है उसी मोमेंटम से रॉकेट आगे की ओर मूव करता है। तो मोशन ऑफ रॉकेट भी किसके ऊपर बेस्ड होती है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। ये तो सेम लाइक अपने कह सकते हैं गन बुलेट ही हो गया, इसको बुलेट समझ लो और इसको गन समझ लो। ठीक है, यानी कि जो गैस निकलती है ये स्मॉल एम वी, ये बुलेट लाइक हो गई, और रॉकेट क्या हो गया, गन लाइक हो गया। फिर अपने थर्ड एग्जाम्पल जो अपने सिलेबस में है वो है बॉम्ब एक्सप्लोजन। क्या एग्जाम्पल है, बॉम्ब एक्सप्लोजन। देखो बेटा, अब एक बम का फटना, ठीक है, अब मान लीजिए बॉम्ब एक्सप्लोजन था, एक बॉम्ब था, इसका मास मान लो कैपिटल एम था, और इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आपको पता है कि टुकड़े कैसे जाएंगे, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। एक टुकड़ा बेटा इधर जाएगा और दूसरा टुकड़ा बेटा क्या होगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो जितना मोमेंटम इधर होगा P1 वेक्टर, इतना ही इधर होगा P2 वेक्टर, या हम ये कह सकते हैं कि इधर M1 V1 और इधर माइनस P2 क्या होगा, माइनस P1 वेक्टर, यानी कि M1 V1 इधर क्या होगा, माइनस M2 V2 होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में दोनों ये बराबर रहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम इसका भी क्या था, जीरो था। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल होता है बच्चों, और इनिशियल मोमेंटम जीरो था क्योंकि बॉम्ब शुरू में क्या था, रेस्ट में था। उसके बाद दो टुकड़े हो गए, तो पहले टुकड़े का क्या हो गया, M1 V1 प्लस दूसरे टुकड़े का क्या हो गया, M2 V2। ठीक है, तो अपने ऐसे कह सकते हैं ना, M1 V1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2, या अपने ये भी कह सकते हैं P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P2 वेक्टर, ऐसे भी अपने इसको बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को ये बॉम्ब एक्सप्लोजन का प्रोसेस। लेकिन अभी बेटा क्या होगा, नीट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उसमें वो भी आते हैं क्या, कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें बॉम्ब के तीन पार्ट्स भी होते हैं। तो इनको पहले नोट कर लो कि बॉम्ब के मान लो दो टुकड़े होते हैं, तो आप कैसे करोगे, इनिशियली बॉम्ब रेस्ट में था, तो इनिशियल क्या हो गया, जीरो, फाइनल क्या हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, P1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने वो वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें बॉम्ब के क्या होते हैं, थ्री पार्ट्स हो जाते हैं, तीन टुकड़े हो जाते हैं। बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर तीन टुकड़ों वाला केस अपने इसमें स्टडी करते हैं। देखो अब बेटा ये न्यूमेरिकल में ये आता है जनरल, एक जो कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत बार आया नीट में, अपने न्यूमेरिकल अभी डिस्कस भी करेंगे, कि बॉम्ब के बेटा तीन टुकड़े होते हैं, जिसमें से क्या होता है, दो टुकड़े परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, यानी एक टुकड़ा तो P1 वेक्टर इधर जाता है एक्स डायरेक्शन में, और एक टुकड़ा क्या है यहाँ इस तरफ, ये एक टुकड़ा इधर गया M1 मास का, एक इधर गया, मान लो इसका M2 मास का, इसका मोमेंटम कितना है, P2 वेक्टर है। ठीक है, तो तीसरा टुकड़ा किधर जाएगा, अगर बेटा दो टुकड़े परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, तो इनका जो नेट मोमेंटम होगा इनके बीच में, वो होगा P1 वेक्टर प्लस
P2 वेक्टर, यानी P1 वेक्टर और P2 वेक्टर 90 पे हैं। कोई भी बेटा दो वेक्टर अगर 90 पे हैं तो इनका नेट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा। तो नेट को हम ये कह सकते हैं P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, यानी कि इन दोनों को क्या कह सकते हैं, P12 वेक्टर। अब इसका तीसरा टुकड़ा क्या होगा, क्योंकि पहले बॉम्ब रेस्ट में था, ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट में था, तो अब जो तीसरा टुकड़ा होगा ना बेटा वो किस तरफ मूव करेगा, ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, तीसरा टुकड़ा इधर जाएगा बेटा, यानी कि जो P3 वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, यानी इसका माइनस होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो तीसरा टुकड़ा होगा P3 वेक्टर वो क्या होगा, माइनस P12 वेक्टर, यानी इस P12 वेक्टर का अपोजिट होगा, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा P3 वेक्टर। इसको प्रूव करना चाहो तो जैसे आपने स्टडी किया हुआ है बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। तो P इनिशियल तो 0 था क्योंकि स्टार्टिंग में बॉम्ब क्या था, रेस्ट में था, तो आगे क्या हो जाएगा बताओ, तीन टुकड़े हुए हैं, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, और दो टुकड़ों का हमें बताएगा वो P1 और P2 90 पे गए हैं, तो या ऐसे देखो P3 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर, इन दोनों को इधर ले जाओ माइनस के हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं P3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। आगे सोल्व हम इसको न्यूमेरिकल्स में करेंगे, तो आप ये समझ गए हो बेटा कि जो P1 प्लस P2 वेक्टर होगा इसके अपोजिट होगा, ठीक है, इसके अपोजिट होगा कौन, P3 वेक्टर, ठीक है। नोट कर लें इस बात को कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो उसका नेट क्या हो गया, 0 हो गया, तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर हो गया, है ना। लेकिन एक बात बेटा जो हमें ध्यान रखनी है, यहाँ हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट आप नोट कर लो। एक बात जो हमें यहाँ ध्यान में रखनी है वो ये बात है यहाँ पर कि बॉम्ब एक्सप्लोजन के जो प्रोसेस होता है बेटा इसमें, कि इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, P इनिशियल बराबर P फाइनल, मतलब कंजर्व रहता है। कौन कंजर्व रहता है बताओ, मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, नोट करना, लेकिन पोटेंशियल या काइनेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि जब बॉम्ब रेस्ट में था तो उसमें जो बारूद भरा था, जो केमिकल भरा था, तो वो केमिकल एनर्जी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी रेस्टिंग मास है, रेस्टिंग स्टेज में एनर्जी है। तो वो जो केमिकल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब उसमें एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि पहला जो हमारा, मैं आपको जो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो नीट में आया था, ठीक है, इसको नोट कर लें पहले सभी बच्चे। तो आप बेटा अब आज से आप क्या करोगे, साथ साथ सेल्फ एनालिसिस भी करो, सेल्फ एवेल्यूएशन करो, है ना। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है बेटा स्टडी के लिए। तो साथ साथ आप इसको देखो कि जैसे आपके पास ये न्यूमेरिकल आया, अब मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, आप पहले आंसर दो। हम यहाँ क्या 30 सेकंड का बीच में आपको ब्रेक दिया करेंगे, 30 सेकंड सोचने के आपको दिया करेंगे इसमें, है ना। तो आप सोचोगे तो उतना ही आपका माइंड उतना डेवलप होगा, ठीक है। तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ कि एक शेल है, ठीक है, इन फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स। एक बेटा शेल है, बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड होता है, उसके 4 पार्ट्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, तो इसमें क्या कंजर्व रहेगा बॉम्ब एक्सप्लोजन में, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, बोथ ए एंड सी। तो देखो बेटा क्या होगा इसका आंसर, यस आप समझ गए, मोमेंटम। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको नोट कराया था कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि टुकड़े भागेंगे ना। पहले बॉम्ब रेस्ट में था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी जो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में थी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी पूछे तो वो कंजर्व रहेगी। अगर यहाँ ऑप्शन होता ना मोमेंटम और एक ऑप्शन होता टोटल एनर्जी, तो हम कहते बोथ, ठीक है, दोनों कंजर्व रहते, ठीक है। अच्छे से नोट कर लो न्यूमेरिकल नंबर 1 को। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में, ठीक है। आप इसको 1 मिनट वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं पहले न्यूमेरिकल में एक बार एक्सप्लेन कर दूं। देखो, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, एक रॉक है, एक बॉम्ब है, उसके एक्सप्लोजन में 3 पार्ट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल, दो उसमें राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर जाते हैं दो टुकड़े, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का मास 1 किलोग्राम है, स्पीड 12 है। सेकंड 2 किलोग्राम का है, स्पीड 8 है, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से जाता है, तो इसका उसकी मास बताना है थर्ड पार्ट का आपको, है ना, ठीक है। तो ये अपना हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है। आप इसको 1 मिनट ट्राई कर सकते हो। तो आज से बेटा ये आपकी सेल्फ असेसमेंट आपको ध्यान देना है, 1 मिनट आप ट्राई करो, ठीक है। ओके, वीडियो को पॉज कर लो। चलिए अब अपने करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 को स्टार्ट। देखो इसमें बेटा क्या है कि आपको पता है कि जो बॉम्ब एक्सप्लोजन का जो प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको भी समझाया था, तो उसी हिसाब से प्रोसेस होता है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है।
तो ये पहला एक बॉम्ब है, इसके टुकड़े होते हैं, तो एक टुकड़ा इधर जा रहा है, ये बॉम्ब बड़ा है, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो जो पहले वाला जो टुकड़ा है इसका जो मास है मान लो m1 है, ये v1 है, ठीक है। और दूसरा टुकड़ा ये राइट एंगल पे जाते हैं दोनों, क्योंकि हमको गिवन होगा ये m2 है, ये v2 है। हम तो ये मानकर चलते हैं, हम बेटा यहाँ पर ये मानकर चलते हैं, यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि इसका मोमेंटम क्या है, p1 वेक्टर है, और इसका मोमेंटम बच्चों क्या है, p2 वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा इनका वो p12 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, यानी कि इनका एडिशन होगा। सीधी सी बात जो मैंने आपको भी समझाई थी पिछले पेज के ऊपर, क्या बात आपको भी समझाई थी कि दो टुकड़ों का नेट p1 और p2 का नेट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। नेट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, और p3 है जो वो इधर जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, p3 वेक्टर जो होगा वो इधर जाएगा, थर्ड टुकड़ा। तो जैसा कि आपको भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में मैंने समझाया था कि p3 वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, ठीक है। p3 वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर हो जाएगा, ओके। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि p3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, अब देखो p1 क्या है, m1 v1, और पहले वाला मास कितना है 1 kg, और v1 कितना है 12, ठीक है। तो p1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, ठीक है, m इंटू v होता है ना, तो m 1 है और वो है 12, तो p1 क्या हो जाएगा 12, ये पर लेकिन ये 12 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब आ जाओ p2 में, p2 बेटा क्या हो जाएगा, ये आई कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। अब p2 जो है ये जे कैप डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, और m इंटू वी, m कितना है 2 और v कितना है 8, तो 2 इंटू 8 कितना होगा बेटा 16, और ये हो जाएगा 16 जे कैप हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि अगर p3 का हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होता है, px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का रूट होता है। तो p3 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, px कितना है 12 है, माइनस का तो बेटा स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा। माइनस वैसे भी यहाँ डायरेक्शन को बताता है कि वो p3 उन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। तो px स्क्वायर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इसमें मार्कर में थोड़ा सा एक मिनट, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा, ओके। और 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बताओ, 256 हो जाएगा, ओके बेटा, ठीक है। थोड़ी सी इसमें एरर आ रही थी, ओके बेटा समझ गए। तो अब ये 144 प्लस 256, 144 प्लस 256 कर लो तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 400 हो गया। 400 का रूट यानी p3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ, 20 आ गया। अब p3 बेटा क्या होता है बताओ, m3 इंटू में v3, m3 इंटू में v3 का मैग्नीट्यूड। अब v3 आपको गिवन है, थर्ड पार्ट की स्पीड कितनी है बताओ 4, तो m3 इंटू में 4 कितना आ गया 20, तो m3 बच्चों कितना आ जाएगा 5 kg आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिस्टेमैटिक जो 2-3 स्टेप पूरे लिख दिए, डायग्रामेटिकली भी समझा दिया। आगे से आप इसको शॉर्टकट में ऐसे आप कर सकते हो, इस फॉर्मूले को याद रखें कि p3 क्या होता है px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, और px ये px हो जाएगा और ये py हो जाएगा, और इनका रूट करके आप मोमेंटम कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। यानी कि p3 मोमेंटम पूछे तो 20 हो सकता है मोमेंटम पूछता, पर इसने आगे पूछ लिया कि वेलोसिटी देके उसका मास पूछ लिया, ठीक है। तो बेटा इसको नोट कर लो न्यूमेरिकल नंबर 2 को। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। चलो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 3 में, ठीक है। देखो बेटा इसको भी आप एक बार कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया, पहले मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक शेल का बेटा मास m है और इनिशियली क्या है वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है। इनिशियली क्या है वो रेस्ट में है, सेम पहले वाले की तरह यहां भी ऐसे ही था बेटा। एक्सप्लोजन ब्रेक से रॉक इनटू 3 पार्ट्स, मतलब शुरू में क्या था, ये रॉक रेस्ट में थी, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया तो मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं दी हुई तो इसका मतलब रेस्ट मान के आपको चलना है, ठीक है। और उसके फ्रेगमेंट होते हैं मास का। अब आपको मास का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो दे रखा हो तो आपको बेटा ये करना है 2:1 है, तो इसको आप 2m मान लो, इसको 2m, इसको m, और टोटल जो मास है वो आप कितना मान लोगे 5m, ठीक है। 2m 4m और एक m 5m हो गया, है ना। और जिनके इक्वल मास हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलते हैं स्पीड v से। इक्वल मास किनके हैं 2m और 2m वाले, है ना। तो 2m और 2m वाले जो हैं ये चलते हैं 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इन ये यानी कि ये वाला चलेगा x डायरेक्शन में और ये वाला चलेगा y डायरेक्शन में। तो px पहले फाइंड कर लो,
पी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू वी होता है बेटा, है ना। तो m कितना है उसका 2m, और स्पीड उसकी कितनी है v है। और p भाई उसका भी यही है, मास कितना है 2m और स्पीड कितनी है v, क्योंकि सेम मास वाले हैं और स्पीड भी उनकी क्या है v है, सेम है। तो थर्ड मास की आपको स्पीड बतानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, अब थोड़ा शॉर्टकट में आप इसको लोगे। तो आपको ये पता है कि थर्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है इस केस में वो क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड केस है बेटा। इसमें कंडीशन है कि दोनों 90 पे चल रहे हैं, ठीक है। जब 90 पे नहीं चल रहे हो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो दोनों 90 पे चल रहे हो, तो उस केस में आपने अभी जो सीखा था कि यहां से आपको स्टार्ट करना है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है बेटा, देखो थर्ड पार्ट की स्पीड आपको बतानी है ना। पहले मोमेंटम पूछ ले, तो मोमेंटम बता दो। मोमेंटम देखो पी एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 4m स्क्वायर वी स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 4m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो ये बेटा बताओ P3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8m स्क्वायर वी स्क्वायर। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 m स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसे भी तो बेटा चलेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा m इंटू v3। अब P3 क्या होता है m इंटू v3, तो मास इसका m ही है ना थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो मास हो गया m और यहाँ क्या आ गया v3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बताओ 2√2 mv। कितना आ जाएगा 2√2 mv आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, m से m तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका, v3 का आंसर क्या आ जाएगा 2√2 इंटू में v, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टैंडर्ड केस है। यहाँ ये बात याद रखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि दोनों टुकड़े जो है 90 पे चलते हैं, एक स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। ये बार बार नीट में पूछा गया, तो ये नीट का PYQ है, तो हम उसी स्टैंडर्ड केस को अपने स्टडी कर रहे हैं अभी। ये फिर एक बार और देखिए, सेम केस के ऊपर थोड़ा चेंज हो सकता है, ये आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 किलोग्राम का बॉम्ब था, एक्सप्लोड हुआ 3 पार्ट्स में, मास कितने हैं 1 1 3, 1 1 और 3। तो आप बच्चे क्या करेंगे, m और इसको क्या लेंगे 3m, और टोटल कितना हो जाएगा बताओ 5m, ओके। और पार्ट्स हैविंग सेम मास वाले परपेंडिकुलर जाते हैं 30 की वेलोसिटी से। तो जो पहले वाला है ये x डायरेक्शन में मान लो और ये वाला y में मान लीजिए, तो दोनों परपेंडिकुलर जाते हैं ना। तो एक का मोमेंटम px हो गया और एक का मोमेंटम क्या हो गया py हो गया। इसका क्या हो गया m इंटू 30, तो दूसरे का भी मास तो इनके m सेम ही है, 1:1 है, तो ये भी कितना हो गया m इंटू 30 हो गया, ओके क्लियर। तो आपको मास फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको टोटल मास गिवन है 1 किलोग्राम, तो पर आपको फाइंड करने की नीड यहाँ नहीं पड़ेगी। मास पूछे तो आप कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी पूछेगा तो उसमें m से m कट हो जाएंगे बाद में। वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट यानी थर्ड पार्ट की वेलोसिटी आपको बतानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 90 वाला केस हो तो P3 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा बताओ, px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का रूट। आप डायग्राम भी इसका ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले आपको 2 बार सिखा दिया है, ठीक है, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में भी, ओके। तो अब P3 का मैग्नीट्यूड हो सकता है वो मोमेंटम पूछ ले आपसे, है ना। तो px स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, तो px का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 30m का स्क्वायर, यानी कि 900m स्क्वायर प्लस 900m स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा P3 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1800m स्क्वायर, जिसको मैं ना इजीली कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इजीली कैलकुलेट करने के लिए 900 इंटू 2m स्क्वायर, ठीक है, 900 इंटू 2 हो जाएगा, ओके 1800 ही हो गया। अब बच्चों P3 होता है m इंटू V3, लेकिन इसका मास ध्यान रखो, मास आपने कितना इसका कैलकुलेट किया 3m, तो P3 3m इंटू में V3, क्योंकि इसका मास कितना है बेटा 3m है, m नहीं है 3m है, जल्दी मत करना यहाँ, है ना। तो ये क्या आ गया 900, ये हो गया 30√2 इंटू में m, और m से m तो कट जाएगा, तो V3 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, m से m कट गया तो 3 से 30 कट गया तो 10 बच गया, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर लिया था, कई बच्चों ने कर लिया था, है ना। एक और करो, अब वाला फाइनल आपको ही करना है बेटा, ठीक है क्लियर। मैं बताऊंगा बाद में, पहले आप कीजिए, क्वेश्चन समझा देते हैं। 5 किलोग्राम का बॉम्ब है, ठीक है, एक्सप्लोड होता है 3 पार्ट्स के अंदर 1 1 3, तो आप इसको m और 3m मान लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा, ओके। और इक्वल मास जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलते हैं 21 की स्पीड से, ओके। वेलोसिटी ऑफ हैवीएस्ट फ्रेगमेंट, तो ये दोनों जो हैं ये 20 की स्पीड से, यानी इसके px और py आप फाइंड करके इसको करिए। चलो बेटा करो इसको ट्राई, न्यूमेरिकल नंबर 5 को 1 मिनट आप ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या है कि px कितना हो जाएगा बताओ, m इंटू वी है, तो मास m ही है इसका, और वेलोसिटी कितनी है 21 है, इसका भी मास m है
और वेलोसिटी कितनी है 21 है, अलग अलग हो तो भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है अभी, है ना। और दोनों परपेंडिकुलर चल रहे हैं तो इस केस में P3 क्या हो जाता है बताओ, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। तो P3 वेक्टर इज इक्वल टू px स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 21, ठीक है। 21 का स्क्वायर कर लो बेटा, 21 का स्क्वायर कर लो, 21 का स्क्वायर करोगे ना 21 इंटू 21 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा बेटा 1 इंटू 2 4 इंटू 2 यानी कि 141 441 आ जाएगा आपका, है ना। तो 21 का स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। तो 441 एम स्क्वायर प्लस 441 एम स्क्वायर, ठीक है। जिनको मैं थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मैं इसको एक बार लिखता हूँ कि P3 कितना हो जाएगा आपका 441 यानी कि ये हो जाएगा 800 और 82। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 441 इंटू में 2 एम स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों लिखा आप समझ गए। अब आप एक चीज ध्यान दो बेटा, ठीक है, आप इस चीज पे ध्यान दो कि इसका मास 3m है। यहाँ आपको मास 5 किलोग्राम यूज नहीं होगा, नहीं देता तो भी काम चल जाता, पर आपको यहाँ मास जो रखना है 3m इंटू में v3, ठीक है, इज इक्वल टू ये तो कितना हो जाएगा 21√2 इंटू में m हो जाएगा, ठीक है। और m से m अब कैंसिल हो जाएगा तो मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, 3 से 21 और कट जाएगा, v3 मैग्नीट्यूड, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा ना 21/3 7√2, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके हो गए हैं, है ना। ये बेटा जो क्वेश्चन थे इसमें, ये नीट वालों को जेई मेंस वालों को बहुत पसंद है बेटा, जी मेंस में नीट में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और भी कई बार इसमें रिपीट हुआ है डाटा चेंज कर करके। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल इसके मैंने बता दिए, धीरे इसको कर लेना, दोनों तीनों को प्रैक्टिस भी साथ साथ आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो बेटा, इसमें है तो बॉम्ब एक्सप्लोजन ही, एक ऑब्जेक्ट है फ्लाइंग इन एयर, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बॉम्ब रेस्ट में नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो अपने रेस्ट में मानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बॉम्ब एयर में फ्लाई कर रहा था, पहले बॉम्ब उड़ता हुआ एयर में फेंका, हवा में फेंका बॉम्ब को, और उड़ता हुआ पहले उसकी वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से उड़ता हुआ, वेलोसिटी भी देखो आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में है, और ब्रेक हो जाता है 2 टुकड़ों में जिसके मास है 1:5, तो 1:5 है, तो इसको आप m और इसको आप क्या कहोगे 5m, टोटल हो जाएगा 6m, ठीक है। टोटल आप कितना लोगे इसमें बताओ 6m, ओके। स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी इतनी, स्मॉल मास का मतलब m वाले की वेलोसिटी आपको गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस, लार्जर का मतलब 5m वाला टुकड़ा, ठीक है, इसकी आपको वेलोसिटी बतानी है, समझ गए बच्चों। तो अब अपने करते हैं इसको स्टार्ट। देखो अब एक बात पक्की है कि बॉम्ब का ही क्वेश्चन है, तो हम ये कहेंगे कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। अब इनिशियल क्या था, जो पूरा जो बॉम्ब था टोटल उसका मास कितना था देखो 6m, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम 6m और इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी है देखो 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब चलते हैं बाद में बेटा इसके 2 टुकड़े हो गए m1 v1 प्लस m2 v2। तो जो पहला टुकड़ा है, ठीक है, पहला जो टुकड़ा है उसका मोमेंटम जो है p1 वेक्टर और दूसरे का मोमेंटम ले लीजिए p2 वेक्टर, ठीक है। अब हमें यहाँ p1 वेक्टर और p2 वेक्टर नोट करना है, इसमें पहला टुकड़ा m है और उसकी वेलोसिटी भी आपको गिवन है, तो p1 तो आपको गिवन है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा करके इसके लिखता हूँ 6m और 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप इज इक्वल टू p1 की बेटा वैल्यू यहाँ पुट करो। p1 का मास कितना है बताओ m है, मास है m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है देखो 100 आई कैप, ठीक है, प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है, प्लस अब आ गया बेटा p2 वेक्टर, तो p2 का मास तो है 5m इनटू में वेलोसिटी उसकी होगी v2 वेक्टर, मास कितना है दूसरे टुकड़े का 5m, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है v2, और वेलोसिटी हमें बतानी है लार्जर पीस की, ये प्लस में है बेटा, ठीक है, थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया, स्पेस यहाँ कम हो रहा था इस वजह से, है ना। अब देखो अब क्या होगा बेटा m से m तो कट जाएगा, इसमें m कॉमन आ जाएगा, तो m से m तो कट गया। अब ये 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा बताओ 120 आई कैप, ठीक है, और ये कितना हो गया 150 जे कैप माइनस 72 के कैप, ठीक है। ये तो 6 से हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या किया बेटा 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो इधर है ना ये इसको इस तरफ ले आओ, 100 है ना माइनस 100 आई कैप माइनस 35 जे कैप, ठीक है, ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा माइनस 8 के कैप, ठीक है, ये इधर आ गई, इज इक्वल टू 5v2 वेक्टर, ये इधर ही रखना है, राइट साइड में ही रखना है और उसको अपने लेफ्ट साइड में ले आए। अब 120 में से 100 गई तो कितना बच गया बताओ 20 आई कैप,
150 में से 35 गए तो कितना बच गया 115 जे कैप, और ये भी माइनस है वो भी माइनस है, 72 और 8 के कैप दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 80 के कैप इज इक्वल टू 5 V2 वेक्टर। तो बच्चों V2 वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ, 20 आई कैप प्लस 115 जे कैप माइनस 80 के कैप डिवाइड बाई 5। तो 5 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा 4 आई कैप, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा आपका 23 जे कैप माइनस 16 के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ए आंसर। तो ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें स्पेशल बात ये है कि पी इनिशियल है पी फाइनल के, है ना, और पी फाइनल आपको दो टुकड़े होते हैं P1। यहाँ बेटा ये हमें पता नहीं दोनों टुकड़े क्या राइट एंगल पे गए, नहीं, कहीं भी रैंडम गए हैं। तो जब रैंडमनेस होती है और पहला टुकड़ा भी चल रहा हो तो आप जनरल लॉ तो वही लगेगा, कंसेप्ट वही लगेगा, आप मोमेंटम। तो इसमें आपको उनकी डायरेक्शन तो बताई होगी ना, 90 पे नहीं है, आई जे के कैप यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन वो शो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आई जे और के में, ठीक है, 90 पे चलते हैं वो 2 डायमेंशनल थी, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस मेथड से इसको आप कर सकते हो। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6, नोट कर लो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 6 को नोट कर लो। अब अपने चलेंगे अभी न्यूमेरिकल नंबर 7 में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में, नोट कर लें सभी बच्चे इसको। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर। देखो 7 नंबर न्यूमेरिकल भी बेटा ऐसे ही है कि मास ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रो upward with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड इट एक्सप्लोड इनटू 2 पार्ट। देखो एक बम को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो ऊपर फेंकते हैं लेकिन फेंका किस वेलोसिटी से है, 100 मीटर पर सेकंड से, तो इसका u कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड हो गया। और बेटा 5 सेकंड बाद ये फट जाता है, तो यहाँ पे ऊपर आता है, यहाँ पे तो क्या होता है 5 सेकंड बाद ये फट जाता है। तो किसी बम को ऊपर फेंकेंगे तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि माइनस का साइन लेंगे क्योंकि ऊपर जाने पे वेलोसिटी कम होती है। तो u कितना था बताओ, यहाँ पे 100 था, माइनस 10 इंटू में t कितना है बताओ, यहाँ पे 5 है, तो v बेटा कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये 5 सेकंड बाद वेलोसिटी है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि फटते टाइम, ठीक है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। ये जो वेलोसिटी है जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, क्योंकि 5 सेकंड बाद फटा ना, तो 5वें सेकंड पे इसकी ये वाली वेलोसिटी थी। ठीक है, और जब बम फटता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो हम ये कहेंगे कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, और P इनिशियल इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ऐसे भी कहेंगे P इनिशियल। अब देखो उसका बम का जो मास कितना था 1 किलोग्राम था, यहाँ मास हमें दिए हुए हैं 400 ग्राम, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो P1 का मास कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इसकी 50। तो इनिशियल तो ये था, इनिशियल तो पूरा बम था, पूरा जो सब्सटेंस था या पूरा मास था, जिसका मास कितना था 1 किलोग्राम और वेलोसिटी कितनी थी 50। हालांकि फेंका बेटा 100 से था, लेकिन जब फटते टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, वो 100 नहीं थी, 100 पे फटा थोड़ी है, हाथ में थोड़ी फटा है, ऊपर जाके फटा है, तो फटने से जस्ट पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी फटने से पहले कितनी थी बताओ, कितनी थी बताओ, उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। अब उसमें इस वेलोसिटी के बाद उसमें फट गया बम, तो उसका जो पहला जो टुकड़ा है वो 400 ग्राम का है, तो 400 डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे। उसकी वेलोसिटी अपने को बेटा गिवन है, कम्स डाउन, यहाँ देखो वो नीचे जाता है, ठीक है, तो नीचे जाता है ना, तो अपने क्या लेंगे 25 माइनस के कैप। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन, बम ऊपर जा रहा था तो ये वाली क्या हो जाएगी बताओ, प्लस का के कैप। यहाँ पे देखो ये बात बेटा आपको सिखानी है, डायरेक्शन यहाँ पे जरूर लगाओ, क्योंकि कोई टुकड़ा ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, तो पहले बम किधर जा रहा था ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस जेड, ठीक है, तो प्लस के कैप, और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए कैप प्लस। अब जो तीसरा जो टुकड़ा है, सेकंड जो टुकड़ा है सेकंड नंबर, उसका हमें फाइंड करना है। मास तो उसका पता है 400 ग्राम है, टोटल मास कितना हो गया 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम, 1000 में 400 चला गया तो ये कितना बचेगा 600 ग्राम। ये तो हमको गिवन है, ये 600 ग्राम का होगा बेटा, और वेलोसिटी हमको इसकी बतानी है अभी, है ना, वेलोसिटी हमको इसकी फाइंड करनी है। जी की वैल्यू तो इसमें यूज करनी थी, वो हमारी हो गई है। तो आगे क्या हो जाएगा, अब आप कर लेंगे ना 50 के कैप, 50 के कैप इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना बन गया 10 और माइनस के कैप, ठीक है, प्लस M2V2। ठीक है, M2 की वैल्यू यहाँ पे लगा दो 600, ये अगले स्टेप में लगा देंगे, नेक्स्ट में लगा देंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ क्या, कि M2 इंटू में V2 वेक्टर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा, तो 60 के कैप इज इक्वल टू M2V2। M2 अब यूज करो 600 बाई 1000 इंटू में
v2 वेक्टर। ठीक है, तो अब आपको v2 वेक्टर आपको बताना है। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 यहाँ पे कट जाएगी, 6 से कट के यहाँ 10 आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 100 a कैप इज इक्वल टू v2 वेक्टर। यानी v2 वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक है, वैसे भी देखो बेटा, एक टुकड़ा नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट में जाता है तो यानी बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे जाती है, यानी अपोजिट चलते हैं। रॉकेट के केस में क्या स्टोरी में बताया था कि गैस पीछे निकलती है तो रॉकेट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक टुकड़ा क्या हुआ नीचे गया तो दूसरा कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये अपवर्ड होगा। ठीक है, हालांकि इसने अपवर्ड वगैरह पूछे नहीं है डायरेक्शन, सिर्फ आंसर पूछा है 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बॉम्ब एक्सप्लोजन के ऊपर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8 में, नोट कर लो न्यूमेरिकल नंबर 8 आ गया। देखो ये बेटा गन बुलेट सिस्टम है, नीट में देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन, ये भी आते हैं, सिंपल है बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि मैन फायर करता है बुलेट 200 ग्राम की, स्पीड 5 मीटर से, गन इज ऑफ 1 किलोग्राम मास, बाई वट वेलोसिटी द गन रिबाउंड बैकवर्ड। तो आपको बताया था गन बुलेट सिस्टम का थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, तो इसमें क्या था, इनिशियल तो 0 था क्योंकि गन और बुलेट दोनों ही क्या थे, रेस्ट में थे, और बाद में क्या हुआ, एक तो पी हो गया बुलेट का, ठीक है, प्लस पी किसका हो जाएगा, दूसरे वाला गन का हो जाएगा, तो पी गन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस पी बुलेट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एम वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एम वी वेक्टर। ठीक है, ओके, तो गन का जो स्पीड है वो आपको बताना है, तो एम वी वेक्टर बाई कैपिटल एम हो जाएगा। ओके, और स्मॉल एम आपका कितना है बताओ, बुलेट का मास कितना है 200 ग्राम, 200 बाई 1000। ठीक है, और कैपिटल एम गन का मास कितना है 1 किलोग्राम, तो गन का तो 1 हो गया, और वेलोसिटी कितनी है बुलेट की बेटा 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड, और माइनस का साइन भी आया। माइनस का साइन तो ये बताता है क्योंकि वेलोसिटी क्या आ गया है ना बेटा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करता है बताओ, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो वो आपको पहले मैंने बता ही दिया कि गन से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 में, न्यूमेरिकल नंबर 8 हो गया 9 में, अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 के अंदर चलते हैं। ठीक है, देखो चलिए बेटा 8 नंबर न्यूमेरिकल हो गया, अब अपने चलते हैं 9 नंबर न्यूमेरिकल के अंदर। चलो बेटा चलते हैं 9 नंबर न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करता हूं 9 नंबर, फिर आप इसको खुद इसको करना है एक बार ट्राई। एक पर्सन है, उसने एक राइफल है होल्डिंग, एक पर्सन के हाथ में गन है, ठीक है, और मास ऑफ पर्सन एंड राइफल, उनका मास कितना है 100 kg है। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, फायर्स 10 शॉट हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड के अंदर वो 10 गोलियां चलाता है, तो 10 गोलियों का मोमेंटम आपको यहाँ लेना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ईच बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है और वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड है। तो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन, ठीक है, यानी कि जब गोली आगे चलेगी तो आदमी और जो बंदूक है, जो गन और मैन है वो पीछे जाएंगे, तो उनके पीछे की ओर वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि झटका लगेगा तो उसका फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार अपने आप इसको ट्राई कीजिए, आपका टेस्ट लाइक हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको 1-2 मिनट इसको ट्राई करो दो। चलिए, क्योंकि बेटा आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको सिखाया था कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है, आपको थ्योरी भी आपको सिखा दी थी कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, और P इनिशियली वो क्या थे बताओ, रेस्ट में थे, तो बाद में क्या होगा P बुलेट का प्लस P बुलेट का हो जाएगा प्लस P गन का हो जाएगा, P बुलेट प्लस P गन हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होगा बेटा बताओ कि बुलेट का जो है वो इसमें n गोलियां चलाई हैं, मान लो n mv, ठीक है, और गन का क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल M इंटू में कैपिटल V हो जाएगा। ओके, तो यहां से कैपिटल MV किसके इक्वल हो जाएगा n mv, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा जो डिफरेंस है कि इसमें भी वही था सेम ही, mv इज इक्वल टू माइनस mv, बस यहाँ पे n mv है। ठीक है, क्योंकि उसने n बुलेट चलाई हैं, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें, बस नीट में ऐसे आया है, तो ये भी एक टाइप है। तो v वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, एक बार m को यहीं पे रहने दो, चाहे n की वैल्यू कितनी है, m v वेक्टर ही फाइंड करो, n m v में n कितना है बेटा, यहाँ पे 10 गोलियां हैं। ठीक है, कितनी गोलियां, 10 शॉट। ठीक है, और मास कितना है एक गोली का बताओ, 10 ग्राम है, तो 10/1000 हो गया, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 800 है, तो ये क्या होगा 0 0 और ये 2 0 भी कट जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा बताओ, 8/10 आ गया। ठीक है, और v वेक्टर वेलोसिटी पूछी थी, तो ये कैपिटल M भी इधर जाएगा, तो 8/10 तो ये है ही सही, और कैपिटल M कितना है 100 kg है, तो ये 100 यहाँ पे और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे कितना बनेगा, n की वैल्यू 10 होगी और 10 ग्राम है, ग्राम के यहाँ पे किलो हमने बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 थी ना, 1 2 3, ये 0 कट गई ना बेटा इसमें, 1 मिनट
इसमें क्या हुआ, 2 जीरो, ये 2 जीरो, 3 जीरो कट गई, 1 जीरो इसमें बच गई। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट इसको। ये ऊपर कितनी 4 जीरो थी, नीचे 3 थी, तो 1 जीरो यहाँ बच गई। तो कितना बच गया बेटा, 80/n, यानी कि 80/100 बच गया। तो 80/100, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 80/100 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर इसका, 0.8 आ जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड। 0.8 माइनस में तो है ही, सही हो, ठीक है, माइनस तो शुरू में यहाँ पे आएगा ही जब इसको इधर लेके जाएंगे। तो वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी इसकी, 0.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, तो वो बात ठीक है यहाँ पे। ठीक है, कि आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 0.8 मीटर पर सेकंड वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब रहेगी बात बेटा इसके फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स बेटा क्या होता है बताओ, dp/dt होता है, यानी कि dp/dt क्या हो जाएगा, n/mv/into में टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो n/mv आपने ये फाइंड अभी कर भी रखा है। ठीक है, n/mv कितना आया था आपके पास, 80 आया था ना। n/mv कितना आया था यहाँ पे, n/mv, इसलिए मैंने इसको इधर रखा था ताकि इसको दोबारा मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़े। तो इसका आपने मल्टीप्लाई किया था ना बेटा, n की वैल्यू क्या थी, 10 थी। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार फिर चेक कर लो, चाहे 10 शॉर्ट थे। ठीक है, मास कितना था 10 ग्राम, 10/1000, और स्पीड कितनी थी 800। तो ऊपर कितनी जीरो आ गई थी, 1 2 3 4 जीरो, नीचे 3 थी, तो एक जीरो ऊपर बच गई, तो कितना आ गया 80। तो n/mv कितना आया था 80, और 5 वो टाइम है, तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो 16 न्यूटन। तो यहाँ पे बेटा ये यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे रहेगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0.8 मीटर पर सेकंड और 16 न्यूटन। ठीक है, 0.8 मीटर पर सेकंड और 16 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, छोटा सा हो जाता है मिस्टेक, वो कोई बात नहीं है। तो क्योंकि ये वाला 0.8 है पर इसमें 8 न्यूटन आ रहा है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, नोट कर लें इसको। तो आपने देखा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के ऊपर आपने सभी क्वेश्चन बना लिए हैं आप। ठीक है, क्लियर, तो आपने सभी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन की टाइपिंग, न्यूमेरिकल आपके 9 न्यूमेरिकल अच्छे से बेटा हो गए हैं आपके। और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में आपने ये बात देखी कि जो मैंने आपको पहले नोट्स लिखाए थे सेम टू सेम उसी के ऊपर ही सभी क्वेश्चन हुए हैं। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 में। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो इसी क्लास में लेकिन इसको कवर किया गया टॉपिक को, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इसमें बेटा नीट में क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। देखो पहले मैं क्वेश्चन बताता हूं। ए पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v वेक्टर इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन इन वेक्टर ट्रायंगल। 3 फोर्स लग रहे हैं F1 F2 और F3, जिनको एक ट्रायंगल की फॉर्म में शो किया गया है। मान लो ये F1 वेक्टर हो गया, ये F2 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे F3 वेक्टर हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अब कितनी क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो बेटा ये आपने देखा तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में हैं, तो आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो ऐसा हो कि तीनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में हो, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, इफ ऑल 3 वेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट विल बी 0। एफ नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन में, जरूरी नहीं है पॉलीगॉन भी हो सकता है, जैसे मतलब इसका मतलब समझो कि आप जहां से चले, जहां इनिशियल था घूम के वहां वापस आ गए हो। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नेट क्या हो गया, 0 हो गया ना। नेट जो वेक्टर का जो नेट रिजल्टेंट हुआ है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों सेम ऑर्डर में हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर आके मिलेगा, इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब इनका जो नेट हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फोर्स बेटा 0 हो गया, तो एम ए वेक्टर क्या आ जाएगा, 0, तो ए वेक्टर क्या हो गया 0, और एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये वाला आंसर होगा, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट। तो ये बेटा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नंबर 10 था। नोट कर लें इसको आप, न्यूमेरिकल नंबर 10 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11 में, जो अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो ये भी इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है। इसमें क्या है, 3 फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में बेटा आपको 3 फोर्स आपको शो किए गए हैं। 1 न्यूटन का 60 डिग्री पे, 4 न्यूटन का इधर 30 पे, लेकिन 4 के उल्टा 2 भी लग रहा है, तो ये नेट ये 2 बचेगा, 4 - 2 नेट 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हिंट आपको मिल गया। अब बाकी आप देखो फाइंड क्या करना है। टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज, आप ऐसे समझ लो कि वाई में रहे तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स आपको 0 करना पड़ेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स शुड बी 0। समझिए, एफ एक्स शुड बी 0, यानी कि बच्चों आपको एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना लेना पड़ेगा, आपको 0 लेना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट वीडियो को पॉज करके। ठीक है, 1 मिनट अपने इसको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखो
अब इसमें बच्चों क्या हो रहा है हमारे पास कि ये तो है हमारे पास फोर्स कितना है बताओ, ये 1 न्यूटन। ये वाला फोर्स कितना है बताओ, यहाँ पे 1 न्यूटन है, ठीक है। और 1 न्यूटन बेटा कितने डिग्री पर है बताओ, 60 डिग्री के ऊपर। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 कोस 60। ये इसका प्लस एक्स वाला कंपोनेंट हो गया। प्लस एक्स वाला कंपोनेंट कितना हो गया बताओ, इसका 1 कोस 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 4 इधर है, 2 इधर है, तो इसका नेट इधर कितना बचेगा बताओ, 2 न्यूटन बचेगा इस तरफ। और इसका एंगल बेटा कितना है, इसका 30 डिग्री है। तो एंगल को टच करने वाला कंपोनेंट कोस होता है, पर ये हमें वाई कंपोनेंट नहीं देखना, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा ना, यहाँ 2 साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल को टच करने वाला कंपोनेंट ये होता है कोस, तो ये एंगल को जो टच नहीं कर रहा वो हो जाएगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन, ये माइनस एक्स में हो गया, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा बताइए, 1 कोस 60 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या देखना था, यहाँ पे हमको इतना ही देखना था कि उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट लेना है आपको, वाई कंपोनेंट आपको कंसीडर नहीं करना है, इसलिए मैंने वाई कंपोनेंट यहाँ पे बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो एफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा 1 का 1, और कोस 60 कितना होता है हाफ, 2, और साइन 30 कितना होता है हाफ। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हाफ माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ न्यूटन। माइनस हाफ का मतलब माइनस हाफ आई कैप, या माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा न्यूटन में, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा माइनस एक्स में, ये देखो ये वाला फोर्स ये बड़ा है ना, 2 साइन 30 वाला, तो माइनस वाला बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो हाफ आया है और ये कितना आया है 2/2 1 आया है। तो एफ एक्स एक्स कंपोनेंट क्या हो गया माइनस एफ। हमने वाई कंपोनेंट कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये था कि एक्स डायरेक्शन में हमको फोर्स को जीरो करना है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में माइनस हाफ लग रहा है, तो हमें जीरो करने के लिए क्या चाहिए बताओ, हमें नीडेड क्या होगा, फोर्स जितना माइनस में लग रहा है उतना ही प्लस में लगा दो। तो रिक्वायर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस का हाफ न्यूटन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से प्लस का 0.5 न्यूटन प्लस आई कैप, ठीक है, यानी कि 0.5 न्यूटन प्लस आई कैप। हालांकि इसने डायरेक्शन नहीं पूछी। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि इसने क्या कहा था कि रिजल्टेंट वाई में रहे, तो आप ऐसे करो, एक्स वाले को जीरो करना है, तो आप एक्स वाले कंपोनेंट देख लो पहले हैं कितने। एक्स वाला कितना था बताओ, हाफ था, माइनस हाफ था, तो आपको जीरो करने के लिए प्लस हाफ लगाना पड़ेगा ना। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ये बेटा अपने 11 क्वेश्चन हो गए। इसमें पहले वाले जो 9 क्वेश्चन थे वो मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन पे थे, उसकी आपको मैंने थ्योरी करा दी। अब ये 2 जो क्वेश्चन थे ये, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज के ऊपर थे, जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही एक टॉपिक था। तो इस तरह से आप नीट के अंदर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो बेटा ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।